गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 8th के लिए ज्योग्राफी का वीडियो तैयार कर रहा हूँ। क्लास 8th में हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो सेकंड चैप्टर पढ़ना है और सेकंड चैप्टर में लैंड, वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज है। चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम जो है नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़े थे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहा जाता है ये कि द रिसोर्सेज दैट कैन प्रोवाइड बाय नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लैंड, सॉइल, वाटर और इसके साथ साथ और भी जैसे एयर हुआ, नहीं नेचुरल वेजिटेशन हुआ, इन सभी चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को इस तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को जो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ये सबसे पहले लैंड है, फिर सॉइल है एंड वाटर है। तो लैंड कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। लैंड इज ए पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक भाग है जिसको लैंड मीन्स भूमि हम लोग कहते हैं, भूभाग कहा जाता है। और ये लैंड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सॉइल भी उतना ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लैंड जो है ये यानी कि हम लोग इसके बारे में ये कह सकते हैं कि आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लैंड, वाटर एंड सॉइल। बिकॉज ये तीनों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और तीनों में से कोई एक नहीं रहा तो अगर लैंड नहीं है तो सॉइल नहीं होगा। लैंड का अपर लेयर जो होता है वही टूटता है, तो टूटने के दौरान सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब वो कैसे टूटता है, कैसे उसकी कटाव होती है, कैसे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में बनता है। तो इसके कटाव के जो दूत होते हैं वो ख़ास तौर से 5-6 हैं। जैसे रिवर है, रेनफॉल है, वाटर तो रेन वाटर भी है, रिवर वाटर भी है, तो वाटर में हम लोग इसको ले लिए। फिर सी है, ओशियन है, ग्लेशियर है, विंड है, ये सब के सब ये जो लैंड है इस लैंड के कटाव के दूत है। और इसका ऊपरी लेयर को ये लोग काटते हैं। तो काटने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ये नहीं है कि एक ही तरह से सब लोग काटते हैं और उसके स्टेज भी अलग अलग होते हैं। तो मैंने आप लोग को स्टेज के बारे में तो बताया भी था कि सबसे पहले इरोजन की क्रिया होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है और फिर उसके बाद डिपोजिशन की क्रिया होती है। तो जब डिपोजिशन की क्रिया होती है तो वही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसके माध्यम से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो लैंड और सॉइल में एक घना रिलेशन होता है। और वाटर,
वाटर के बिना न तो पेड़ पौधों का विकास हो सकता है, ना ही मानव अपने जीवन को निरंतर चला सकता है, और ना ही वह जीवित रह सकता है। यानी कोई भी लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकता है। उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए लैंड, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग जहाँ तक है पहले ये पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि ये जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और नेचुरल रिसोर्सेज ये लाइफ के सभी फॉर्म, है ना, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये तीनों चीज़ जो होता है ये लाइफ के तीनों किसी भी फॉर्म के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कहा जाता है कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, जीवन है, उस जीवों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। और वो जीव तभी संभव है, जीवन तभी संभव है जबकि ये तीनों चीज़ वहाँ उपलब्ध हो। अगर नहीं है तो जीवन ये संभव नहीं होता, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब लैंड की बात जहाँ तक करते हैं तो लैंड की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं तो लैंड जो होता है, ये लैंड जो होता है ये बेसिक रिसोर्सेज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में ये बेसिक रिसोर्सेज होता है, क्योंकि इस लैंड पर ही जितने भी तरह के रिसोर्सेज होते हैं वो सब के सब डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको बेसिक रिसोर्सेज कहा जाता है। ये बेसिक रिसोर्सेज होता है क्योंकि इस पर देखिएगा कि जितने भी तरह के ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जो होता है वो लैंड पर ही डिपेंड होता है, लैंड पर ही रहता है, इसलिए इसको बेसिक रिसोर्सेज कहा जाता है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, साथ ही साथ इसका दूसरा नाम जो होता है बेसिक रिसोर्सेज होता है। और ये जो है वो अब लैंड हम लोग देखते हैं तो लैंड में देखिएगा कि लैंड जो होता है, पूरी जो अर्थ है उसमें वो अर्थ जो है वो पूरा जो अर्थ होता है ये गोला, तो इस पर आप ये जान लीजिए कि 70%, यानी कि 70% जो हिस्सा होता है वो सिर्फ वाटर मास से घिरा हुआ होता है। मात्र आपको जान लीजिए कि पूरे लैंड का 30% जो होता है वो लैंड मास होता है, मात्र 30%। अब इस 30% जो लैंड मास होता है, इसी लैंड मास पर समझ लीजिए, यानी ये जो मैं फिगर जो दिखा रहा हूँ ये नहीं कि यहीं नहीं, ये 30% इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी स्फीयर में ये 30% एरिया लैंड मास होता है। अब क्या होता है, ये 70% जो 30% जो होता है लैंड मास, ये अपने आप में 100% हो गया। अब इस 100% में लैंड मास में आप समझ लीजिए कि 2% जो होता है 100% हो गया। ये 100% में 90, हाँ, उसके बाद 30% 70% भी जो वाटर मास होता है ये अपने आप में 100% हो गया, ये भी 100%, ये भी 100% हो गया। अब इस 30% लैंड मास पर ही आप समझ लीजिए कि माउंटेन, फॉरेस्ट, आपका बिल्डिंग, इंडस्ट्री, रोडवेज, रेलवेज, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। और ये मात्र 30% ही ये हिस्सा होता है जिस पे कि इस तरह की क्रियाएं होती हैं। अब इसमें देखना ये है अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, हाँ, विश्व में जितनी भी आबादी है उसका 90% आबादी जो है वो इसके 90% जो आबादी है वो मात्र 10% पर ही निवास करती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि 30% ऑफ द, कहता है कि लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज वी लिव ऑन इट्स, वी कवर अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का 30% एरिया जो होता है वो लैंड मास का होता है। फिर कहता है वी सेटिस्फाइड 95% ऑफ आवर नीड्स फॉर फूड,
अब क्या होता है कि इसी 30% भाग में, है ना, 30% भाग पर 90% आबादी जो होती है वो भोजन के लिए भी डिपेंड होती है। फिर कहता है कि वो है ना, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम लैंड, और जो भी चीज़ की प्राप्ति होती है, भोजन की प्राप्ति होती है, घर की प्राप्ति होती है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है वो इसी से होती है। इसीलिए कहता है लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेट्स, ऑल द लैंड, कहता है कि हाउएवर ऑल द लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, सभी लैंड जो होते हैं वो मानव जीवन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी लैंड मास होते हैं जो हार्ड रॉक्स के बने हुए होते हैं और कुछ सॉफ्ट रॉक्स से बने हुए होते हैं। तो हार्ड रॉक्स का जो होता है वो कठोर चट्टान होता है जिस पे एग्रीकल्चर का वर्क नहीं हो पाता है। और जैसे कुछ प्लेट्यू रीजन होते हैं, प्लेट्यू है, माउंटेन है, ये सब इलाके जो होते हैं यहाँ मानव के निवास के लायक नहीं होते हैं। अब माउंटेन वाला इलाका होता है वो पीक पॉइंट होता है, तो पीक पॉइंट होने के कारण उस पर क्या होता है, हम लोग उस पर निवास नहीं कर पाते हैं। क्यों निवास नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो पीक पॉइंट होता है, उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो उस पर एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होता है। उन सभी इलाकों में रोडवेज का निर्माण नहीं हो पाता है ना। फिर वहाँ पे किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है। अब रहा जहाँ तक सवाल कि अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 30% ऑफ इट्स लैंड एरिया। अब कहता है कि ये जो 30% एरिया है, 30% एरिया है टोटल अर्थ का, तो पूरे विश्व की आबादी जो होती है वो पूरे विश्व की आबादी जो है वो मात्र इसके, ये जो हमारा लैंड मास है 100%, इसके मात्र 30% ऑफ इस लैंड एरिया। अब इसके 30% भाग पर पूरे विश्व की आबादी निवास करती है। मात्र 30% एरिया पे जो लैंड मास है मेरा, उसके 30% एरिया पर पूरे विश्व की आबादी निवास करती है। ये नहीं है कि पूरे का पूरा एरिया केवल हम निवास के लिए ही, तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और हमारा एरिया तो बढ़ नहीं रहा है। वो जितना है पूरे पृथ्वी का 30% एरिया है जो लैंड मास है, और उसी एरिया का, यानी अब इसको 100% ले लिए, अब इस 100% का 30% एरिया मात्र, आप सोच लीजिए, मात्र 30% टोटल लैंड मास के 30% एरिया पर ही पूरे विश्व की आबादी क्या करती है, 95% आबादी निवास करती है। कहता है ड्यू टू हार्श क्लाइमेट कंडीशन और अनफ्रेंडली रिलीफ फीचर्स द रिमेनिंग लैंड इज है ना आइदर वेरी थीनी पॉपुलेशन और अनइनहेबिटेड। यानी कि कह रहा है कि इसका कारण क्या है भाई, तो इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, अनफ्रेंडली रिलीफ फीचर्स जो है, यानी इसके पीछे कारण क्या है, कारण है कि मात्र 100% के 30% इलाके को ही, एक इलाके पर ही पूरे विश्व की 95% आबादी जो है वो निवास करती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण एक ही है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का रिलीफ यानी कि रिलीफ फीचर्स, यानी कि वहाँ के स्वरूप, जो लैंड मास है उसका स्वरूप यानी ऊंचावच, वो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो ये 95% लोग वहाँ निवास करते हैं जहाँ का रिलीफ फीचर जो है वो आपको पेनी प्लेन इलाका होता है, प्लेन वाला इलाका है, पेनी प्लेन वाला इलाका है, एलुवियल सॉइल का इलाका है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हों, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा हो, टेम्परेचर ना तो बहुत हाई हो और ना ही बहुत लो हो। अब बहुत सारे चीज़ ऐसे मिलते हैं जहाँ 30% एरिया पे मात्र ये आबादी 95%, पूरे विश्व की आबादी की 95% आबादी यहाँ निवास करती है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा लैंड
हमारा टॉपिक जो हुआ ख़त्म हुआ, और इसी टॉपिक में आपको लैंड यूज है। लैंड यूज एक टॉपिक है इसी में, जो कि देख लीजिए। कहता है कि लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज कल्टीवेशन और क्रॉप्स, ग्रेजिंग, एनिमल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रोड, हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। अब ये समझ गए आप लोग भी कि ये जो भूमि है लैंड, इसका उपयोग कई रूपों में हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, रोडवेज के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, कई रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी आप कोई ऐसा आपका एक्टिविटी नहीं है जो लैंड के यूज के बिना हो। आप लैंड का ही यूज करके और सारे एक्टिविटियों को करते हैं। मानव की जितनी भी एक्टिविटियां हैं उसको मात्र 3 ही सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ सेक्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सेक्टर होते हैं, लेकिन पढ़ना ये है कि किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ग्रेजिंग से लेकर के हर तरह के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। अब रहा इसका यूटिलाइजेशन जो होता है और जो प्रयोग होता है, हम लोग जो उपयोग करते हैं उसी को लैंड यूज कहा जाता है, जो है ना, जो कि डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स, जो बहुत सारे कारकों पे डिपेंड होता है। मानवीय कारक जो हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन जो हो गया, है ना, डिफरेंट फिजिकल जो फीचर्स होते हैं उस पे हो गया। इन सभी चीज़ों पे हम उसका डिपेंड होता है कि किस रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो मैदानी इलाका होगा तो निश्चित तौर पे वहाँ हम लोग एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। नहीं, रोडवेज का निर्माण इजी वे में हो जाता है, इंडस्ट्री इजी वे में स्थापित हो जाता है। नहीं, और वहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ एयरपोर्ट भी बनते हैं, सारे चीज़ वहाँ पे क्या होते हैं, इजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए कहता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि, है ना, सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर सॉइल, लैंड एंड लैंड ट्यूनर्स, क्लाइमेट एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपुल। लोगों का जो तकनीकी ज्ञान जो होता है, उस तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण भी कुछ भूमि का उपयोग नहीं हो पाता है। अगर आपके पास तकनीकी ज्ञान हो गया तो आप जिस भूमि पे रह नहीं सकते हैं, जिस भूमि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो गया तो आप उसका उपयोग इजी वे में कर लेते हैं। यानी उसको उसके लायक अपने अनुसार बना लेते हैं और उस पर भी सारी क्रियाओं को करने लगते हैं। अब इसीलिए कहता है इंटरेक्शन ऑफ दिस सच फैक्टर्स हैज इन्वॉल्व मेनी टाइप ऑफ लैंड यूज। इसीलिए कहता है कि जो इंटरेक्शन है, आकर्षण है, इन सभी कारकों का जो आकर्षण है वो क्या होता है, बहुत तरह के, है ना, बहुत तरह के लैंड यूज में उपयोग किया जाता है। अब ये हमारा जो एक टॉपिक हुआ कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको सबसे पहले लैंड और लैंड यूज को मैंने पढ़ाया। अब इसके आगे वाले चैप्टर में हम कंपैरेटिव यूज, है ना, कंपैरेटिव लैंड यूज एंड द इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे। भूमि का, लैंड का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए भारत की भूमि है, अमेरिका की भूमि है, हमारे पड़ोसी देश की भूमि है, तो अब उसके कंपैरिजन में हमारी भूमि का क्या महत्व है ना, कितना % उसके अपेक्षा में हम लोग बिलो हैं कि उससे आगे हैं, और क्या हम लोग का यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है, ये देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी से माने बहुत पीछे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि भारत में थोड़ा इंडस्ट्री या जो कहा जाता है टेक्निकल नॉलेज यानी तकनीकी ज्ञान की कमी है। लेकिन अब भारत बहुत तेज़ी के साथ इस क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। और इसी के साथ अब मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग के लिए ये भेज रहा हूँ जिससे कि आप इसको सुन के पढ़ सकें, समझ सकें। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास पर आप इसको पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।